हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री के तीन टॉपिक हैं आप लोगों के आज। एक पहला तो है वो श्रोडिंगर इक्वेशन है हाइड्रोजन एटम के लिए। सेकंड है हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट क्या होता है। थर्ड है आप लोगों का हाइड्रोजन आणविक आयन या फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन के बारे में, हम उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसकी बनाएंगे, है ना, MOT बनाएंगे। पहला जो है आज का वो हमारे पास है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण। देखो क्या होता है जब आप इस समय हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण की बात करते हो तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्वांटम जो है आप लोगों की वो पूरी की पूरी इमेजिनरी चीज़ें हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ेगी। जैसे कि आप ध्यान रखना है यहाँ पे हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स है, एक एक्स ये रहा, वाई ये रहा और हमारे पास जेड ये रहा, है ना। इनको तीन कोऑर्डिनेट्स हमने इमेजिन कर लिया हाइड्रोजन परमाणु के लिए। उसके बाद हमने श्रोडिंगर समीकरण लास्ट लेक्चर में हमने निकाली थी। जो श्रोडिंगर समीकरण हमें ये मिली थी डेल्टा स्क्वायर साई बटा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई बटा डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटा एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर आपको मिल गया था 0 के बराबर आपको मिल गया था। उसके बाद हमने जो यहाँ वी हमें ली है, ये वी क्या है, ये आप लोगों की होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम बोल देते हैं स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम आप बोल देते हैं, है ना। हमारा जो वी होता है वो हमारे पास माइनस जेड ई स्क्वायर बटा आर के आपको बराबर मिल जाता है ना। अगर देखो ये जो वी है ये हमारे पास डिपेंड करती है किस पर, आर पर ये डिपेंड करती है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो है ये इन एक्स हमारी जो स्थितिज ऊर्जा वी है वो इस एक्स पर, इस वाई पर और इस जेड पर अगर ये निर्भर करे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस आर को भी हमें एक्स वाई जेड पर निर्भर करना पड़ेगा। जब हमारा जो आर है वो एक्स वाई जेड पर निर्भर हो जाएगा तब हमारा जो वी है वो भी एक्स वाई जेड पर निर्भर हमें मिल जाएगा। तो देखो हम बात करते हैं जो हमारा आर है ना उसको हमने क्या मान लिया है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर मैंने मान लिया है। आर जो है हमारा वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर मुझे मिल चुका है ना। और फिर हमने क्या किया है कि ये इस तरीके से जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो हमारा जो वी है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनके बराबर हमें एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंडेंट हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर देखो दो प्रकार के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट्स या फिर निर्देशांक जो बोलते हैं ना उनको, वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है ना, जिन्हें हम दर्शाते हैं थीटा से या फिर फाई से या फिर डेल्टा से, इस तरीके से कुछ चिन्हों से हम दर्शाते हैं। इनको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स या फिर ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है ना। दूसरे प्रकार के होते हैं आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या फिर जिनको बोलते हैं दिक् निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो एक्स और ये जो y और z जो होता है ये आपके पास हो जाता है दिक् निर्देशांक, और ये जो दूसरे हैं ये हमारे पास हो जाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट या फिर जिनको हम बोल देते हैं ध्रुवीय निर्देशांक हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ कि मेरे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से मेरे जो दिक् निर्देशांक है वो मेरे पास मेरे ध्रुवीय निर्देशांकों पर निर्भर रहे तो हमें कुछ रिलेशन याद रखने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना हमारा जो x जो हमारा दिक् निर्देशांक है x वो हमारे पास बराबर होता है r sin थीटा प्लस कोस फाई के बराबर हो जाता है। तो देखो ये ध्रुवीय निर्देशांक है, ये भी एक ध्रुवीय निर्देशांक है, तो पता लग गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ध्रुवीय निर्देशांकों पर किस प्रकार से निर्भर रहते हैं। वैसे ही y जो है वो r sin थीटा प्लस साइन फाई के बराबर हो जाता है ना। उसके बाद जो हमारा z है जो भी हमारे पास एक दिक् निर्देशांक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, वो हमारे पास r कोस थीटा के बराबर होता है। और जो थीटा है आप लोगों का क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट है, ध्रुवीय निर्देशांक है। तो हमें पता लग गया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार से हमारे ध्रुवीय निर्देशांक पर निर्भर रहते हैं। और याद रहे बाकी मान रही इन मानों की बात रही तो वो आप लोगों को याद रखने ही पड़ेंगे कि x का मान क्या होता है, r sin थीटा कोस फाई होता है, y का मान r sin थीटा sin फाई होता है और z का मान r sin थीटा के बराबर r cos थीटा के बराबर होता है। ये सारे मान आप लोगों को याद रखने ही पड़ेंगे। उसके बाद अगर मैं चाहूँ कि जो मेरा r है ना, अगर मैं मतलब इनको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि ये सब चीज़ें क्या है और थीटा क्या होता है, आर क्या होता है, इनकी वैल्यूज़ क्या है, तो देखो यहाँ पे मैंने तीन जो है ध्रुवीय निर्देशांक लिए हैं। कौन से लिए, एक तो मैंने आर लिया है, ठीक है, दूसरा मैंने लिया है थीटा और तीसरा जो हमारे पास है वो है फाई। तो तीन मेरे पास यहाँ पे मैंने आर थीटा और फाई मैंने तीन क्या ले लिए, ध्रुवीय निर्देशांक ले लिए। तीन ये तो हमारे पास दिक् निर्देशांक थे, ये दिक् निर्देशांक के थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे, और तीन हमने दूसरे ले लिए ध्रुवीय निर्देशांक जिनको हमने बोला है आर फाई और
थीटा जिनको मैंने बोल दिया है ना। तो जो हमारा आर है वो क्या ध्रुवीय निर्देशांक आर हमें क्या दर्शा रहा है, इस ओ पॉइंट की और इस पी पॉइंट के बीच की जो दूरी है, बीच की जो डिस्टेंस है, ये उसको दर्शा रहा है। तो ये हमारे पास ओ पी जो हो जाएगा ये वो हो जाएगा, और इसको बोलते हैं, इसको ध्रुवांतर बोलते हैं, इसको ध्रुवांतर या फिर हम इसको रेडियस वेक्टर बोल देते हैं, ध्रुवांतर या फिर रेडियस वेक्टर बोल देते हैं। ये चीज़ें आपको याद ही रखनी पड़ेगी। और मैंने कहा कि जो आर होता है वो आप लोगों के पास किसके बराबर हो जाता है, √x² + y² + z² के बराबर हो जाता है। तो आर जो है वो आपके पास निर्भर करेगा √x² + y² + z² के आपको बराबर मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा दिक् निर्देशांक है जिसे हमने बोला है थीटा। एक तो ये रहा पहला पोलर कोऑर्डिनेट या फिर ध्रुवीय निर्देशांक रहा आर, ये रहा। दूसरा है वो है थीटा। थीटा भी आप लोगों के पास एक पोलर कोऑर्डिनेट है या फिर जिसको मैं बोल सकती हूँ ध्रुवीय निर्देशांक है। ये क्या होता है, ये इस ध्रुवांत, ये जो लाइन है ये ध्रुवांत है, ये जो लाइन है ये हमें आर को दर्शा रही है, ध्रुवांत को दर्शा रही है, या फिर जिसको बोलती हूँ मैं रेडियस वेक्टर को दर्शा रही है। ये इसके बीच में, और ये जो z+ हमारे पास जा रहा है, ये जो z+ हमारे पास जा रहा है, इनके बीच के कोण को ये दर्शा रहा है। मतलब थीटा जो है वो आपके पास इस ध्रुवांत और ये जो z+ हमारे पास जा रहा है इनके मध्य के कोण को दर्शा रहा है ना। तो इसका मान कितना होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शिरोबिंदु दूरी बोल देते हैं, इसको शिरोबिंदु दूरी या फिर जेनिथ एंगल बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। इसका मान क्या होता है तो ये याद ही रखना पड़ेगा, कोस इनवर्स z बटा √x² + y² + z² के बराबर हो जाता है। ये सारे मान, ये मान आपको याद ही रखना पड़ेगा। तीसरा जो हमारे पास ध्रुवीय निर्देशांक है या फिर पोलर कोऑर्डिनेट है तीसरा, वो कौन सा है हमारे पास, फाई है। फाई को हम बोल देते हैं द्विगश कोण बोल देते हैं, या फिर एजीमुथल एंगल इसको बोल देते हैं। एजीमुथल एंगल या फिर द्विगश बिंदु, इसको हम द्विगश कोण हम इसको बोल देते हैं। अब हमारे पास फाई का मान कितना होता है, tan इनवर्स y/x के आपको बराबर मिल जाता है। तो देखो शुरू से लेके ये देख लो क्या किया। सबसे पहले तो एक श्रोडिंगर समीकरण जो हमको कॉमन याद ही रखनी है, मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ, ये कहाँ से आई ये एक्सप्लेन किया था, ये याद रखना है। उसके बाद ध्यान रखना है कि जो हमारा जो v है वो हमारे पास होता है z-z² बटा r के बराबर होता है। जो r है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है O से P के बीच के, और इसको हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट कर रहे हैं XYZ पर। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। फिर XYZ के मान याद रखने पड़ेंगे कि इनके मान क्या होते हैं। उसके बाद R जो हमारे पास ध्रुवीय निर्देशांक के पोलर कोऑर्डिनेट से R होता है, थीटा होता है, R, थीटा और फाई होते हैं। इन तीनों के मान याद रखने पड़ेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं, है ना। देखिए अब जो हमने एक श्रोडिंगर समीकरण लिखी थी उसके बाद मैंने आप लोगों को x, y और z के जो मान बताए थे, है ना, उन मानों को हमारी जो श्रोडिंगर समीकरण थी जब हम उसमें रख देंगे तो हमें ये इस टाइप की एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। जो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, 1/r² del/del r r² del प्लस 1/r² sin थीटा del/del थीटा sin थीटा del/del थीटा, और आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, देखो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, और ये एक बहुत कॉमन सा फैक्ट है कि आप लोगों को पता है कि जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपकी v बराबर हो जाती है -z² के बराबर हो जाती है ना। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं इस v की जगह यहाँ पर इसका मान में रख देती हूँ, ठीक है ना। तो माइनस और वो प्लस हो जाएगा, प्लस z² के बराबर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद ये जो इक्वेशन आपको मिली है इसमें मुझे क्या करना है, r² sin² थीटा से मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो जब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद sin² थीटा यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है ना। तो sin² थीटा यहाँ पे बच गया। फिर del/del r है, del/del r ये पूरी की पूरी टर्म ऐसे कैसे नीचे आ जाएगी। उसके बाद प्लस, उसके बाद r² sin² थीटा से मल्टीप्लाई किया है तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, sin² थीटा ऊपर है और sin थीटा नीचे है, तो sin थीटा से sin थीटा कट गया और ऊपर की तरफ आपको एक sin थीटा मिल जाएगा। तो sin थीटा मिल गया, sin थीटा पूरी की पूरी जो टर्म है वो ऐसे कैसे आपकी नीचे आ जाएगी। उसके बाद इसके अंदर भी r² sin² थीटा से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी टर्म उससे कैंसिल आउट हो जाएगी और सिर्फ इतना सा बच जाएगा, del² psi/del phi² की टर्म बच जाएगी। और यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन में r² sin² थीटा रह जाएगा, बाकी ऐसे कैसे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद देखो क्या है, हम ना मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम साई को दो तरीके से फलन फैक्टर्स के फॉर्म में मान सकते हैं। एक तो मैं उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या फिर दिक् निर्देशांक जिनको बोलती हूँ इनके ऊपर डिपेंडेंट मान सकती हूँ, और दूसरा है हमारे पास ध्रुवीय निर्देशांक या फिर जिसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स जिनको हम बोलते हैं, उसके ऊपर हम उसको डिपेंडेंट मान सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो हमारा साई है उसको मैंने क्या माना है, ध्रुवीय निर्देशांकों पर मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी माना है। तो हमारे पास साई जो
हो जाएगा वो आपके पास किन पर डिपेंडेंट हो जाएगा, आर पर, उसके बाद थीटा पर और फाई पर, मतलब ध्रुवीय निर्देशांकों पर निर्भर हो जाएगा। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको दर्शाने के लिए हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या करते हैं, आर जो है वो कैपिटल आर लिख देते हैं, थीटा उसके बाद स्मॉल थीटा, फिर फाई एंड स्मॉल फाई, हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। अब इस चीज़ को अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हमारा जो साई है वो डिपेंडेंट है किस पर, कैपिटल आर पर, थीटा पर और फाई पर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हमको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो हमें एक एक चीज़ के साथ वेरिएबल मानना है। मतलब ये कि एक बार तो हमें साई को क्या मानना है कि हम आर को वेरी कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आर को वेरी कर रहे हैं और बाकी दो चीज़ों को हमें क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। एक टर्म में वो करेंगे, दूसरी टर्म में हम क्या करेंगे कि थीटा को तो हमने मान लिया, मतलब वेरिएबल मान लिया, और बाकी जो दो टर्म्स है उनको हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो और तीसरी टर्म में हम क्या करेंगे, इसको हमने वेरिएबल मान लिया, फाई को हमने वेरिएबल मान लिया, बाकी दो चीज़ों को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट रख लेंगे, है ना। तो पहली जो चीज़ है उसमें क्या किया मैंने, आर को वेरिएबल माना है। तो डेल साई बाय डेल आर जो है, मतलब आर वेरिएबल है, तो डेल साई बाय डेल आर जो है वो मुझे किसके बराबर मिल जाएगा, ये दो तो कांस्टेंट रहेंगे, तो फाई थीटा जो इसकी मेन, ये जो लिख रखी है हमने, ये हो जाएगी थीटा फाई के, और डेल आर बाय डेल आर के हमको बराबर ये चीज़ मिल जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि ये आर के साथ वेरी कर रहा है। तो जो भी वेरी कर रहा है, ध्यान रखना, नीचे की तरफ डेल आर जो है, जो वेरी कर रहा है उसको आप नीचे की तरफ इस तरीके से डेल आर के फॉर्म में लिख दोगे, और जो वेरी कर रहा है उसी को आप उसका ही आप डिफरेंशिएशन करोगे, तो डेल आर बाय डेल आर कैपिटल आर बाय डेल स्मॉल आर आपको बराबर मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड वाली स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, थीटा को मैं मान रही हूँ एक वेरिएबल मान रही हूँ, बाकी दो चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो इसीलिए डेल साई बाय डेल थीटा, डेल साई बाय डेल थीटा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जो वेरी कर रहा होगा उसको हम नीचे की तरफ लिखेंगे। तो डेल साई बाय डेल थीटा जो है वो हमें किसके बराबर मिल जाएगा, कैपिटल आर, ये थीटा तो हमारे पास वेरिएबल है, इसको छोड़ देंगे, और आर फाई जो है, आर फाई, और जो वेरिएबल है वही डेल थीटा बाय डेल कैपिटल थीटा बाय डेल स्मॉल थीटा, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। सेम चीज़ हम हमारे फाई के साथ करने वाले हैं। फाई के साथ करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो उस चीज़ को हम स्क्वायर भी कर रहे हैं, है ना। तो डेल, उसका हम डबल डिफ्रेंशिएशन उस चीज़ का कर रहे हैं। देखो क्या किया है, सबसे पहले आपको मिल जाएगा डेल साई बाय डेल फाई जो है वो आपको किसके बराबर मिल जाएगा, आर थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और डेल फाई बाय डेल फाई आपको इस तरीके से मिल जाएगा। डबल डिफ्रेंशिएशन कर दिया है मैंने, तो मैं क्या करूँगी, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगी, तो डेल बाय डेल फाई मेरे पास आगे आ जाएगा, और यहाँ पर भी डेल बाय डेल फाई मेरे पास आगे आ जाएगा। डबल डिफ्रेंशिएशन मतलब दो बार डिफ्रेंशिएशन मैंने किया है। तो मुझे फाइनल क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर साई बट्टा डेल फाई का होल स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, है ना। और बराबर में मुझे मिल जाएगा आर थीटा हमको पता है, आर थीटा चूंकि हमारे पास कांस्टेंट है, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर भी वो कांस्टेंट ही रहेगा, और हम जानते हैं कि जो भी डिफरेंशिएशन में जो भी चीज़ें कांस्टेंट रहती है उसको हम आगे की तरफ लिख देते हैं। तो आर थीटा हमारे पास डिफरेंशिएशन पे कांस्टेंट रह जाएगा, और इसका डबल डिफरेंशिएशन करने पे हमें ये फाई का होल स्क्वायर हमको मिल जाएगा, है ना। अब इन मानों को, ये जो हमें मान मिल गए हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम यहाँ ऊपर पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास दे रखा है डेल साई बाय डेल आर, तो ये रहा, इसका मान मैंने निकाला है, डेल साई बाय डेल आर का मान मैंने निकाला है, थीटा फाई डेल आर बाय डेल, ये वाला मान मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी। उसके बाद डेल साई बाय डेल थीटा का मान है, तो डेल साई बाय डेल थीटा का मान है, ये वाला जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ से यहाँ पुट कर दूंगी। और तीसरी जो चीज़ है हमारे पास, डेल स्क्वायर साई बटा डेल फाई का स्क्वायर है, वो वाली ये वैल्यू है, इसको भी मैं उठा के वहाँ पर पुट कर दूंगी। देखो श्रोडिंगर समीकरण सॉल्व करने पे आपको लास्ट इक्वेशन ये मिल गई थी, है ना। अब इस इक्वेशन में आप लोगों को मैंने ये बताया था कि आप लोगों को मान निकाले थे, हम लोगों ने एंड में मान निकाले थे। एक तो डेल साई बाय डेल आर का मान निकाला था, दूसरा डेल साई बाय डेल थीटा का मान निकाला था, और तीसरा हमने डेल स्क्वायर साई बाय डेल फाई स्क्वायर का मान निकाला था, ठीक है ना। उन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो इसकी जगह मैं लिख दूंगी डेल आर बाय डेल आर हमको मिल गया था, और यहाँ साथ में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ साथ में मिल जाएगा आर थीटा फाई हम लोगों को मिल जाएगा, है ना, आर थीटा फाई मिल जाएगा। सेम यहाँ पर भी हमें डेल, इसकी जगह जब मैं वैल्यू रखूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, डेल, इस आर को मैं मिटा देती हूँ कुछ देर के लिए, और दूसरा ये कि मैं यहाँ पर भी मुझे क्या मिल जाएगा, साथ में ये कांस्टेंट है, थीटा बाय थीटा है, और साथ में हमें आगे की तरफ क्या मिल जाएगा, आर
फाई हमें मिल जाएगा, है ना। और तीसरा में भी हमें इसी टाइप से कुछ चीज़ें मिलेगी। तो जब हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को वैल्यूज़ को पुट कर देने के बाद हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, साई का मान हमको पता होता है, साई का मान हमारे पास होता है आर थीटा फाई के बराबर होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इन चीज़ों पर डिपेंडेंट करता है, ठीक है ना। तो जब मैं इस साई के मान से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगी तो देखो यहाँ पे आ जाएगा आर थीटा फाई से जब मैंने डिवाइड कर दिया, है ना, और आर तो इसमें था तो यहाँ आर नहीं आएगा, और ये क्या हो जाएगा, थीटा से थीटा कट गया, फाई से फाई कट गया, तो आपके पास बच क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आर नीचे बच जाएगा, है ना। सेम चीज़ जब मैं यहाँ पे करूँगी, आर थीटा फाई से जब मैं इसको भाग दूंगी तो आर थीटा फाई से जब मैंने इसको भाग दिया है, ये पूरा आर थीटा फाई से भाग दिया तो आर से आर कट गया, फाई से फाई कट गया, बच क्या गया मेरे पास, थीटा सिर्फ नीचे बच जाएगा, है ना। तो मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा था उस इक्वेशन का। और सेम चीज़ आप उस पीछे वाले के साथ करोगे, पूरी इक्वेशन में यही चीज़ रहेगी। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बच जाएगा, थीटा आप लोगों के पास बच जाएगा, है ना। और सेम चीज़ यहाँ पर होगी, आर थीटा फाई से मल्टीप्लाई करने पर आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाए, फिर डिवाइड करने पर आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद देखो क्या है, ये जो है ये सारी चीज़ें ना आर और थीटा पर डिपेंडेंट आ रही है, आर पर भी डिपेंडेंट है, थीटा पर भी डिपेंडेंट है, थीटा पर और आर पर डिपेंडेंट है ना। और इसी तरीके से बाकी चीज़ें, सिर्फ एक जो टर्म है वो हमें अलग मिल रही है, फाई पर डिपेंडेंट हमें ये मिल रही है। तो मैं क्या करूँगी, इस टर्म को मैं यहाँ से उठा के उस जीरो की साइड लेके चली गई, तो ये टर्म जब यहाँ से उठ के उधर चली जाएगी तो हमें पूरी इक्वेशन तो वैसे के वैसे मिल जाएगी, लेकिन ये यहाँ पर माइनस की फॉर्म में हो जाएगा, -1/5 डेल फाई बटा डेल फाई का होल स्क्वायर हमको मिल जाएगा, है ना। उसके बाद देखो हम एक वैल्यू आपको याद रख लिए, -1/5 जो होता है वो आपको डेल फाई बाय डेल फाई का स्क्वायर हमको बराबर मिल जाएगा। मतलब ये वाली जो टर्म है ये आपको किसके बराबर मिल जाएगी, ml स्क्वायर के आपको बराबर ये मिल जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपको ml स्क्वायर के बराबर आपको ये टर्म मिल जाएगी। तो वही है, अब हम इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखो अब जो ये हमको इक्वेशन मिल गई है ना, यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, देखो ये वाला जो मान है इसकी जगह मैं ml स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मैंने वही किया, इसकी जगह तो मैंने ml स्क्वायर लिख दिया, है ना। तो इसकी जगह मैंने मिटा के क्या कर दिया है, यहाँ पर ml स्क्वायर मैं लिख चुकी हूँ, है ना। ml स्क्वायर लिख देने के बाद मैंने क्या किया, इस पूरी टर्म को, ये वाली जो टर्म है इसको उठा के मैंने यहाँ से यहाँ लेके चले गए, तो ये मुझे यहाँ माइनस की फॉर्म में मिल जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से मिटाकर क्या कर रही हूँ, उस तरफ लेके जा रही हूँ। तो देखो क्या करना है, माइनस, एक बार लिख देती हूँ मैं, माइनस साइन थीटा बटा थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा साइन थीटा बटा डेल थीटा बता डेल थीटा, ये चीज़ मुझे मिल गई। इस इक्वेशन को उठा के, इसको उठा के मैंने इस चीज़ को उठा के मैं यहाँ से वहाँ लेके चली गई, है ना। उसके बाद देखो क्या करना है, ये इक्वेशन आप लोगों को जो मिल चुकी है, ये जो इक्वेशन आपको मिल चुकी है, इसमें मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दिया। देखो इसमें जब साइन स्क्वायर थीटा का भाग दूंगी तो इस वाले साइन स्क्वायर से नीचे जो आएगा वो कट जाएगा, इस वाले साइन स्क्वायर से नीचे जो आएगा वो चीज़ कट जाएगी, इस वाले साइन थीटा से नीचे सिर्फ साइन थीटा बच जाएगा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा से मैंने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो इसको जब करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/r डेल बाय डेल आर स्क्वायर बार, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। दूसरा प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एल स्क्वायर, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और बाकी पूरी टर्म मुझे वैसे मिल जाएगी। इसके नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इसके नीचे साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा और वो कट जाएगा और सिर्फ साइन थीटा बच जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगी, ये वाली इक्वेशन मुझे मिल जाएगी, है ना। देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो हम लोग ना ये दोनों बराबर है ना। देखो ये दोनों इक्वेशंस हमें बराबर मिल रही है और ये दोनों इक्वेशंस अगर हमें बराबर मिल रही है तो देखो ये इक्वेशन थीटा पर भी डिपेंड कर रही है, थीटा पर डिपेंड कर रही है ना। और ये जो है ml, मतलब ml किससे मिला था हमें, माइनस, आपको याद हो तो ml, जो ml स्क्वायर जो था वो हमें मिल गया था, किससे मिला था हमें, 1/5 डेल स्क्वायर फाई बटा डेल फाई स्क्वायर से आप लोगों को मिला था, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशन है हमें फाई पर और डेल्टा थीटा पर डिपेंड करते हुए मिल रही है और ये वाली इक्वेशन हमें आर पर और किस पर, आर पर डिपेंड करते हुए मिल रही है ये इक्वेशन, है ना। तो देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दो अलग अलग वेरिएबल्स को डिपेंड कर रही है। तो देखो अगर ये दो अलग अलग वेरिएबल्स पर डिपेंड करे तो इन दोनों का मान बराबर कैसे हो सकता है। तो देखो इन दोनों का मान हमें बराबर सिर्फ एक कंडीशन में मिलेगा कि जब हम इनके मान को क्या मान ले, स्थिर मान ले। स्थिर मान ले मतलब क्या करेंगे हम, इन दोनों इक्वेशंस के मान हमें क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए। और हमें इनके इक्वल मान मिलने के लिए हम क्या करेंगे, देखो माना कि ये 1/r डेल बाय डेल आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर डेल आर बाय डेल आर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर बटा एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर बटा आर जो है
वो हमने किसके बराबर मान लिया, l+1 के बराबर मैंने इसको मान लिया है ना, इसको मैंने मान लिया l+1 के बराबर मैंने इसको मान लिया, ठीक है। दूसरा ये कि ये चूंकि मैंने बोला कि ये वाला मान और ये वाला मान क्या होने चाहिए, हमारे पास एक स्थिरांक होने चाहिए, तो स्थिरांक, और वो स्थिरांक क्या माना है मैंने, वो स्थिरांक मैंने माना है l+1 के बराबर मैंने मान दिया। इसका मतलब इस पूरे का मान क्या हो जाएगा मेरे पास, l+1 के बराबर हो जाएगा। और दूसरी जो बात की जो अदर हाफ जो इक्वेशन है उसका मान भी मुझे क्या मिलेगा, l+1 के l+1 के बराबर मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब पहली इक्वेशन तो मुझे मिल गई ये, दूसरी इक्वेशन मुझे मिल गई ml² बट्टा s² थीटा -1/थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल फाई बाय डेल थीटा बाय डेल थीटा, ये भी मुझे किसके बराबर मिल जाएगा, l+1 के बराबर मैंने मिल जाएगा। देखो ये बस एजम्पशन है, ये हमने बस माना है ना। और एक और इक्वेशन मैंने मिली थी, एक और इक्वेशन हमें मिली थी, क्या मिली थी वो इक्वेशन देखना एक बार, वो इक्वेशन हमें मिली थी ml² जो था वो हमारे पास बराबर था 1/5 डेल स्क्वायर फाई बटा डेल फाई का होल स्क्वायर, ये हमको इसके बराबर मिल गया था। तो 3 सॉल्यूशंस हमें आज के चंडीगढ़ से मिल गए। पहला तो हमें मिल गया कि ये वाला l+1 के बराबर मिल जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन भी मिल गया कि ये दोनों ही l+1 के बराबर मिल जाएंगे, और तीसरा सॉल्यूशन हमें मिल गया कि ये वाली जो चीज़ है ये भी हमें इस प्रकार से मिल जाएंगे। अब देखो जब हम इन इक्वेशंस को और भी ज़्यादा फर्दर डिवाइड करेंगे और फर्दर इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 3 कंक्लूजन्स मिलेंगे। इस तरीके से जो अब आप लोगों की इक्वेशन मिलेगी, जो आपको इक्वेशंस मिली थी उनको जब आप फर्दर और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 3 फाइनल इक्वेशंस आप लोगों को मिल जाएगी, और ये 3 फाइनल इक्वेशंस आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप इन इक्वेशंस को और भी ज़्यादा आगे सॉल्व करोगे तो आपको r, थीटा और फाई के तीनों के मान आप लोगों को मिल जाएंगे, है ना। तो देखो पहली चीज़ तो मैं साफ साफ क्लियर कर दूँ, जो क्वांटम है मैथ वाले बच्चे तो इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, लेकिन हर एक चीज़ को सॉल्व करना इवन मैं बताऊँ मैथ वालों के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस हो जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सॉल्यूशंस हो जाता है ना। तो बेटर है कि आपको ये चीज़ें याद ही रखनी पड़ेगी, कहाँ से कौन से स्टेप आ गए हैं, जितना समझ में आया उतना ठीक है, बाकी जो चीज़ें नहीं समझ में आती आप लोगों को वो चीज़ें याद ही रखनी पड़ेगी कि किस में क्या हो रहा है और किसका मान क्या होता है ना। तो ये चीज़ें तो वैसे ईजी थी, इसके अंदर एंड में जो सॉल्यूशन था उसको आप थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं हम। देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इस प्रकार में लगभग समान ऊर्जा तथा सममिति वाले कक्षक का निर्माण होता है, कक्षकों का मिश्रण होता है जिनमें समान ऊर्जा तथा समान सममिति वाले कक्षकों, जिन्हें हम समवृंश कक्षक कहते हैं, उसका निर्माण हो जाता है। देखो सबसे पहले तो आप लोगों ने जनरल जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते आ रहे हो, उस जनरल हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में आप लोगों को हमेशा से बताया गया है कि क्या होता है कि ना लगभग समान ऊर्जा के कक्षक होते हैं, समान ऊर्जा के कक्षक नहीं होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास जो कक्षक होते हैं, जो भी आप लोगों के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि अपने आसपास होते हैं। मतलब जैसे कि माना 2s है तो 2s के बाद तुरंत 3p आ जाता है ना, 2s के बाद 2p आ जाता है और 2p के बाद 3s आ जाता है, तो उनके बीच में क्या हो सकता है, 2p और उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। जैसे कि मैं बात करूं कि भाई हमारे पास ये 1s है, 1s से शुरू कर रहे हैं हम, 1s के बाद आप लोगों के पास आ जाता है 2s आ जाता है, फिर आ जाता है 2p आ जाता है, ठीक है, तीसरा आपके पास आ जाता है 3s आ जाता है, चौथा आपके पास आ जाता है 3p आ जाता है ना। तो ये जो कक्षक आप लोगों के मिल रहे हैं, और आगे चलते जाए तो 4s 4p ये भी मैं आपको मिलते हैं, है ना, 4s और 4p। देखो तो हाइब्रिडाइजेशन किनके बीच में होगा, हाइब्रिडाइजेशन इनके बीच में होगा, या फिर इनके बीच में होगा, या फिर इनके बीच में होगा, और फिर या फिर इनके बीच में होगा और इनके बीच में होगा, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन किससे हो गया, इस वाले से हो गया, ये चीज़ कभी भी नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लगभग समान ऊर्जा के कक्षक, क्योंकि लगभग समान है, थोड़ा बहुत अंतर तो इनकी ऊर्जाओं में होता है, मतलब ये बनाया हुआ मैंने एक रेखा में है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं इनकी ऊर्जा थोड़ी थोड़ी ऐसे ऊपर होते जा रही है ना। तो लगभग समान ऊर्जा के मध्य में क्या हो जाता है, मिलते हैं ये, इनके मध्य में सम्मिश्रण होता है, इनका मिक्सिंग होती है इनके बीच में, और मिक्सिंग हो जाने के बाद नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है, और नए ऑर्बिटल जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, संकरित कक्षक या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल देते हैं। और इस प्रकार से हमें जो मॉलिक्यूल बन जाता है, और इस प्रकार का जो प्रोसेस है ना लगभग समान ऊर्जा के, और ये मिलकर क्या बना देते हैं, समान ऊर्जा के कक्षक का निर्माण कर देते हैं। मतलब देखो इसकी ऊर्जा अलग है, इसकी ऊर्जा थोड़ी अलग है ना, थोड़ी बहुत उनके मध्य में अंतर है, लेकिन जब ये मिल जाएंगे तो ये नए कक्षक बना देंगे चार, जिनके मध्य में क्या रहेगा, ऊर्जा का कोई भी अंतर नहीं रहेगा, है ना।
तो वही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पहला, लगभग समान ऊर्जा के कक्षक जो समान परमाणु या आयन के होते हैं संकरण में भाग लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया संकरित कक्षों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षों की संख्या के समान होती है। ये भी आप लोगों को पता है। संकरित बंध उनके समान ऊर्जा वाले असंकरित बंधों की तुलना में मजबूत होता है। देखो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो आपने कभी देखा होगा कि ना आपको बताया गया है कि डायरेक्शनल कैरेक्टर, वैसे इतना नहीं नॉलेज होगा, तो देखो क्या होता है कि ये जो ऑर्बिटल्स है ना, ये माना कि ये ऑर्बिटल कंबाइन कर गए, ये 4 ऑर्बिटल कंबाइन कर गए और 4 नए कक्षक बना दिए, है ना। समान ऊर्जा और समान आकार के 4 नए कक्षक बनाएंगे, ये अलग अलग ऊर्जा के थे, ये बना दिए। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि इसके द्वारा बॉन्ड बनता है और इसके द्वारा बॉन्ड बनता है तो कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो हमेशा ध्यान रखना संकरित कक्षक जो होते हैं, हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाने का काम करते हैं, है ना। तो यही चीज़ है कि असंकरित कक्षकों की तुलना में संकरित कक्षक क्या होते हैं, अधिक स्ट्रांग बॉन्ड बनाने का काम करते हैं। उसके बाद सभी संकरित कक्षक तुल्य होते हैं, मैंने बता तुल्य होते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इनकी आकृति भी समान हो, ये एक दूसरे से आकाशीय व्यवस्था में भिन्न हो सकते हैं। तो देखो आकाशीय व्यवस्था क्या होती है, आप लोगों को मैंने बता दिया, मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाए, दिक् निर्देशांक बता दिए, है ना। उसमें क्या होता है, देखो ये देखो, ये दिक् निर्देशांक आपको क्या दर्शा रहे हैं, पहली चीज़ तो ये समझो, ये x है, ये y है और ये z है ना। तो ये दिक् निर्देशांक क्या समझाने, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना एक बार। देखो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को अगर 3D बताना चाहते हैं, देखो अगर मैं कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन में जो चीज़ें दिख रही है, तो ये तो क्या ओनली 1D है, 1D है मतलब एक विमीय है, एक ही दिशा में जा रही है। लेकिन अगर मैं दिखाना चाहती हूँ कि कोई चीज़ प्लेन में भी है और कोई चीज़ बाहर भी है, मतलब उभरी हुई है, जैसे हमारी बॉडी है ना, तो वो 3 डायमेंशनल से या फिर जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो क्या होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में थोड़ी ना होती है कि एकदम इंसान फ्लैट है, नाक वाक सब उसका एकदम फ्लैट है, ऐसा तो होता नहीं है। देखो क्या होता है, ये हमारा x हो गया है ना, दूसरा आगे की तरफ, तो अगर कुछ चीज़ें उभरी हुई है तो उसको दर्शाने के लिए ये हमारे पास हो गया। तीसरी चीज़ हो गई ये, इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें ग्रोथ कर रही है या तो वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में करेगी, ठीक है ना, अगर वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी तो x में ग्रोथ कर रही है, इधर जाएगी तो वो y हो गया। और तीसरा जो है मतलब वो जो दर्शाना चाह रहा है कि भाई चीज़ें सिर्फ एक प्लेन में नहीं होती, बाहर की तरफ भी होती है। तो यही कहने का मतलब है। अब कोई भी मॉलिक्यूल है ना, वो भी आकाशीय व्यवस्था से क्या मतलब होता है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसको मैंने यहाँ ला के रख दिया है ना, उसका सेंटर यहाँ आ रहा है, तो उसके जो ऑर्बिटल्स है, उसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल यहाँ होगा, है ना, एक ऑर्बिटल आगे की तरफ होगा, कोई पीछे की तरफ होगा, कोई कहीं और होगा। तो समझ रहे हो, मतलब ये कि सारे के सारे जो ऑर्बिटल है ना, वो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं। मतलब ये कहने का मतलब, ये 4 ऑर्बिटल जो बने हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में होंगे, है ना, ऐसा नहीं है। एक इधर भी होगा, कोई इधर होगा, कोई और उधर होगा, मतलब उनकी डायरेक्शंस जो रहती है वो हमारे पास क्या रहती है, सबकी अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि हमें एक ही डायरेक्शन मिले। एक ही डायरेक्शन का मतलब ये है कि भाई एक ऐसा मिल गया तो दूसरा भी इसी डायरेक्शन में, तीसरा भी फिर इसी तरीके से इसके पास में जुड़ा हुआ है, चौथा भी इसी तरीके से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, देखो ये अपनी मर्जी से अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनके बीच में गैप अच्छा रह सके और इन सबको अपना अपना स्पेस मिल सके। जैसे आप लोगों को चतुष्फल की संरचना पता होगी, तो चतुष्फल की संरचना में क्या होता है पता है, एक का हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ये रहा हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे भी दर्शा सकती हूँ मैं, और आप लोग चाहो तो मैं इसको ऐसे ही दर्शा देती हूँ, ये हो गया। दूसरा एक तो ऐसे हो गया सीधा, दूसरा हमें कैसे मिल गया, दूसरा हमें मिल गया इस तरीके से, तीसरा हमें मिल गया इस तरीके से और चौथा हमें मिल गया इस तरीके से। तो इसकी संरचना कैसी हो गई पता है, इसकी संरचना हमें ना कुछ ऐसे मिलती है। इसकी संरचना, ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये कैसी दिखती है, एक्चुअली कैसे दिखती है, देखो ये एक्चुअली में हमें ये चीज़ें इस तरीके से मिलती है। मतलब क्या हो गया कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये लाल वाला, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा वो रहा। तो देखो सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, किसी की भी डायरेक्शन एक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इसी दिशा में या फिर सिर्फ सारे के सारे ऊपर की तरफ ही है। तो मतलब ये कि इनकी आकाशीय व्यवस्था, इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या रहता है, सबका अलग अलग रहता है ना। उसके बाद संकरण के प्रकार के आधार पर, ये आप लोग 11th-12th में हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, उसमें बताते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन रहता है उसमें संकरण के टाइप के आधार पर, मतलब sp है तो उसकी ज्यामिति क्या होगी, उसके ज्योमेट्री क्या होगी, या फिर अगर आप लोगों को sp2 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, जैसे वाटर की वी शेप होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पता है तो आप उस मॉलिक्यूल की ज्यामिति या फिर उनके मध्य में जो कोण होने वाला है, देखो कोण भी सबका अलग अलग है, आपको पता हो तो sp2 में 120 होता है, sp3 में 109 होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनके बंद कोण के बारे में हम उनकी संरचना दे सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो संकरित फलन जो रहते हैं वो सामान्यीकृत होते हैं, अतः प्रत्येक संपरित कक्षक के लिए
तरंग फलन के गुणन का योग 1 के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी दो कक्षक अगर मेरे पास संकरित कक्षक है, मतलब ये कि ये मेरे पास माना कि ये 2s और ये 2p, ये मेरे पास क्या कर दे, कंबाइन कर गए, है ना। या फिर मैं कहूँ कि भाई, या फिर देखो हमने ये लिया है sp3 का एग्जाम्पल है, इसी को लेते हैं। इस कक्षक के लिए psi1 हो जाएगा हमारे तरंग फलन का मान, इसके लिए psi2 हो जाएगा, इसके लिए psi3 हो जाएगा, इसके लिए psi4 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास psi1 डॉट psi2 जो है dj वो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब प्रसामान्यकृत नॉर्मलाइज मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा। उसके बाद मैं बात करती हूँ psi2 और psi3 है, ये भी मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, नॉर्मलाइज मिल जाएगा। उसके बाद psi3 और psi4 जो है वो भी मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। मतलब ये सारे के सारे जितने भी संकरित कक्षक रहते हैं वो सारे के सारे हमें क्या मिल जाते हैं, नॉर्मलाइज्ड मिल जाते हैं। मतलब उन सभी के गुणनफल का जो मान है वो हमें कितना मिलता है, 1 मिलता है। और 1 मिलना हमें क्या दर्शाता है पता है, देखो दो चीज़ें यहाँ पे अभी आपको एक चीज़ बता देती हूँ। माना कि भाई एक ऑर्बिटल है, एक ps और px ऑर्बिटल है ना, और एक p हमारे पास कौन सा है, दूसरा भी px ऑर्बिटल है। ये एक मॉलिक्यूल का है, ये दूसरे मॉलिक्यूल का px ऑर्बिटल है ना। जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, है ना, जब ये एक दूसरे से जुड़ेंगे और ये क्या अच्छे से बॉन्डिंग हो सकती है इनके बीच में, तो इस टाइप का जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो उसके लिए उसके जो कक्षक रहेंगे ना वो हमारे पास क्या मिलेंगे, प्रसामान्यकृत या फिर नॉर्मलाइज्ड मिलेगी। मतलब उनके लिए हमें 1 मान मिलेगा, है ना। लेकिन अगर मैंने बात करी कि एक मेरे पास px है और दूसरा py है, py ऐसे होगा, px ऐसे होगा, देख रहे हो कैसे, देखो इस दिक निर्देशांक में px तो ये रहा, px ये रहा, और py मेरे पास ऐसा रहेगा, है ना। समझ लो, दूर दूर करूँ तो देखो px और py है इनके बीच में, तो ये कहाँ जाएगा भाई, देखो ये इस तरीके से समझो, ये मेरे पास py है मेरा और ये मेरे पास मेरा px है ना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ना चाहूँ तो ये एक दूसरे के पास जाएंगे और ये किस तरीके से बनेंगे, ये रहा। तो क्या इनके मध्य में बॉन्डिंग हुई, इनके मध्य में बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि नोड है, नोड पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वहाँ पे बॉन्डिंग कैसे होगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल बोल देते हैं, लंब कोणीय बोल देते हैं। और इनके लिए इस प्रकार के जो मान है वो 1 नहीं आते, 0 आते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आपको कहा जाए कि प्रसामान्यकृत कक्षक है, इसका मतलब मान लेना कि वहां पर बंध का निर्माण हुआ है। और जहां पर भी आपको बोला जाए कि भाई नहीं 0 मिल रहा है मान, इसका मतलब वहां पर क्या हुआ है, बंध का निर्माण नहीं हुआ है ना। जैसे ये रहा, बंध का निर्माण नहीं हुआ, तो आपको क्या मिल गया, psi1 और psi2 का कॉम्बिनेशन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और यहाँ 1 मिला है, मतलब इनके मध्य में बंध का निर्माण हुआ है। तो जितने भी संकरित कक्षक होते हैं वो सारे हमारे पास क्या मिलते हैं, हमें प्रसामान्यकृत मिलते हैं, नॉर्मलाइज मिलते हैं। इनका मतलब ये कि उनके मध्य में बंध का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो हम पहला पढ़ते हैं आज का जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। पहले एक चार्ट देख लो, देखो ये चार्ट देख लो, आपको पता लग जाएगा साई s जो ऑर्बिटल होता है, मतलब s ऑर्बिटल के लिए तरंग फलन का मान कितना रहता है, 1 रहता है, ठीक है ना। फिर px ऑर्बिटल जो रहता है आपके पास, उसके लिए तरंग फलन का मान कितना रहता है, रूट साइन थीटा कोस फाई रहता है। py ऑर्बिटल के लिए कितना रहता है तरंग फलन का मान, √3 साइन थीटा साइन फाई रहता है। फिर pz ऑर्बिटल के लिए कितना रहता है आपके पास तरंग फलन का मान, √3 कोस थीटा रहता है। फिर उसके बाद dz स्क्वायर ऑर्बिटल के लिए √5/2 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 रहता है। dxy के लिए आपके पास तरंग फलन का मान रहता है √15 साइन थीटा कोस थीटा कोस फाई रहता है। उसके बाद dxz के लिए √15/2 साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 फाई रहता है। और उसके बाद साई dyz के लिए आपके पास मान रहता है √15 साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई रहता है। ये मान आप लोगों को याद रखने हैं, है ना, ये मान आप लोगों को याद रखने हैं। वैसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई साई का मान क्या रहेगा, px ऑर्बिटल के लिए साई का मान क्या रहेगा, तो ये चीज़ें आप लोगों को क्या है पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, हमारा जो पहला है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो अब क्या किया है हमारे पास, हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हो जिसके अंदर हमने पहला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारा है sp संकरण या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन माना कि जो हमारा p है इसके अंदर, p हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं, है ना। एक तो px होता है, दूसरा py होता है और तीसरा होता है pz होता है ना। ये आप लोगों को पता होगा, ये इस तरीके से रहता है। और एक px, एक दूसरा py और तीसरा pz आपके पास रहता है, ठीक है ना। माना कि जो यहाँ पर मैंने लिया है या फिर जो हम पढ़ रहे हैं वो स्टडी करने के लिए, माना कि वो जो हमने लिया है कौन सा वाला लिया है, pz हमने लिया है। sp हाइब्रिडाइजेशन में हम जो p लिया है वो pz लिया है, s तो हमारे पास s है ही। जब ये दोनों एक दूसरे के कंबाइन हो जाएंगे, मतलब ये वाला एक कक्षक जो है
वो इस पी जेड से कंबाइन कर लेगा। तो क्या करेगा, ये दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा। ये तो हम जनरल हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं कि ये दो नए क्या बनेगा, संकरित कक्षक हमारे पास बना देगा। माना कि उन संकरित कक्षकों के लिए साई मतलब तरंग फलन का मान क्या है, एक का मान है साई 1, दूसरे का मान है कितना, साई 2 है हमारे पास, है ना। तो माना कि जो साई 1 है वो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें साई 1 जो है हमारे पास वो मिल रहा है, साई 1 जो है वो दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। तो ए हमारे पास एक कांस्टेंट है जिनकी वैल्यूज अभी हम निकालेंगे, है ना। तो ये हमें बराबर मिल गया ए साइन एस प्लस बी साई पी जेड के आपको बराबर मिल चुका है ना। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि जो आपका साई 1 है, माना कि आपका जो साई 1 है वो आपको किसके बराबर मिल रहा है, ए साई एस प्लस दोनों के जोड़ के बराबर मिल रहा है, तो बी साइन पी जेड के आपको बराबर मिल रहा है ना। उसके बाद क्या करूँगी मैं, इनको स्क्वायर मैंने कर दिया। जब मैं इसको स्क्वायर करूँगी तो देखो क्या होगा, जब इसको स्क्वायर करने पे आप लोग जानते होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है, या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको किसके बराबर मिल जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के आपको बराबर मिल जाता है ना। तो वैसे ही जब मैं इसको स्क्वायर कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, साई 1 का स्क्वायर मिल जाएगा, ए स्क्वायर साई एस का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साई पी जेड का होल स्क्वायर मिल जाएगा, साथ में 2ab मिलता है तो 2a रहा मेरे पास, ए साई एस मिल जाएगा, बी पी साई जेड मुझे मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे मिल गई। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली कि देखो, और माना कि हमारा जो एस है वो किस तरीके से आ रहा है, देखो मेरे पास मेरा एस तो रहेगा, ये रहा, है ना, ये मेरे पास एस ऑर्बिटल है मेरा, है ना, ये मेरे पास मेरा एस ऑर्बिटल है, और मेरा पी जेड ऑर्बिटल है वो किस तरीके से है मेरे पास, ये रहा, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था कि जब भी इस तरीके से रहेगा तो ये कहाँ जाके जुड़ेगा, ये एस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, इसकी नोड पर आ जाएगा, पी की नोड पर आ जाएगा। और मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं कि नोड वह स्थान है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, शून्य होती है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते वहाँ पे बंध भी नहीं बन सकता, और अगर बंध नहीं बन सकता तो वो ऑर्थोगोनल हो जाएगा, मतलब कि वो लंब कोणीय हो जाएगा। और लंब कोणीय के लिए हमें क्या मान मिलता है, 0 मान मिलता है। तो देखो ये पी जेड और साई एस पी जेड का मान आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साई एस और साई पी जेड जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्थोगोनल मिल जाएगा, मतलब इसका मान आपको 0 मिल जाएगा। तो ये जब 0 है तो ये पूरी टर्म आप लोगों के पास क्या मिल जाएगी, 0 आपको मिल जाएगी। लेकिन साई एस और साई एस तो एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं, तो साई एस और साई एस का मान आपको कितना मिल जाएगा, नॉर्मलाइज रहेगा, ये प्रसामान्यीकृत रहेगा, और आपको इसका मान कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। दूसरा पी जेड, उसका पी जेड जो है, पी जेड और पी जेड भी एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं, तो इनके लिए हमें कितना मान मिल जाएगा, 1 मान मिल जाएगा, मतलब ये प्रसामान्यीकृत होकर नॉर्मलाइज होंगे। तो इसका मान भी हमारे पास 1 हो गया, इसका मान भी 1 हो गया। और हाइब्रिड कक्षकों के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन के रूल में मैंने आपको लाइन बोली थी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, प्रसामान्यीकृत होते हैं, नॉर्मलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब ये कि साई 1 स्क्वायर का मान भी आपको क्या मिल जाएगा, साइन 1 स्क्वायर डेल टॉ का मान भी आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, इसकी जगह भी मुझे 1 मिल गया, 1 बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 के मुझे बराबर मिल चुका है ना। उसके बाद देखो अगर हम जनरल बात करें तो देखो, जो आपके पास ना, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि एस पी ऑर्बिटल किन से मिलके बना होता है, 50% तो आपके पास आपका एस रहता है, और 50% क्या रहता है आप लोगों के पास, आपका क्या रहता है, पी कक्षक रहता है ना। तो ए स्क्वायर हमें क्या दर्शा रहा है, ए स्क्वायर हमें एस की प्रोबेबिलिटी दर्शा रहा है ना, और बी स्क्वायर हमें क्या दर्शा रहा है, पी जेड की प्रोबेबिलिटी दर्शा रहा है। तो एस की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी हमारे पास, 50% मतलब 1/2, मतलब ए स्क्वायर का मान हमें किसके बराबर मिल जाएगा, 1/2 के बराबर मिल जाएगा। मैं यहाँ से ए का मान निकाल सकती हूँ, 1/√2 हमको मिल जाएगा ए का मान, है ना। दूसरी चीज़ ये कि पी की भी 50% रहती है, लेकिन मैं यहाँ मान रख देती हूँ, तो 1 बराबर ए स्क्वायर की जगह मैंने 1/2 लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर मिल गया, तो बी स्क्वायर का मान मुझे कितना मिल जाएगा, इसमें से इसको घटा दूंगी तो बी स्क्वायर बराबर 1/2 मुझे मिल जाएगा, या फिर बी बराबर मुझे मिल जाएगा प्लस माइनस 1/2 के बराबर, मुझे 1/√2 के बराबर मुझे मेरा बी मिल जाएगा, है ना। देखो अब ये जो मान मुझे मिले थे, है ना, ये जो मान मुझे मिले थे, मेरा साई का ए का मान मिल गया था 1/√2 मिल गया था, और बी का मान मुझे मिल गया था प्लस माइनस 1/√2 मुझे मिल गया था, है ना। इनके मानों को हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। साई का जो मान है, साई बराबर मुझे मिला था ए साई एस प्लस बी साई पी जेड मिल गया था, इसमें मैं पुट कर दूंगी, है ना। तो एक बार तो मैंने ए का मान क्या लिख दिया, 1/√2 लिख दिया, ठीक है, 1/√2 साई एस मिल गया, प्लस
एक बार मैं मान लिख दूंगी प्लस 1 बाय बी का मान मैं एक बार लिख दूंगी प्लस 1 बाय रूट 2 लिख दूंगी, तो प्लस 1 बाय रूट 2 लिख दिया, साई पी जेड मुझे मिल चुका है। दूसरी चीज़ ये कि इसी से मैं साई 2 निकालूंगी, साई 2 के लिए मैं वही ए का मान तो मेरे पास वही रहेगा 1 बाय रूट 2 साई एस लिख दूंगी। दूसरे वाले के लिए मैं क्या लिखूंगी, माइनस में लिखूंगी बी का मान, तो माइनस 1 बाय रूट 2 साई पी जेड मुझे मिल जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करूंगी, मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, इन दोनों के ऊपर मैं ना प्रोबेबिलिटी की वो लगा दूंगी कि भाई ये एक दूसरे के क्या रहेंगे। देखो उसके बाद हम बात कर रहे हैं, देखो मैं आप लोगों को ना जब मैंने आपको साई 1 और साई 2 के मान निकालने बता दिए, है ना। अगर मैं ऑर्थोगोनैलिटी की इक्वेशन, है ना, संकरित तरंग फलनों के लिए जब मैं मान निकालूंगी तो ध्यान रखना उनका मान हमें 0 मिलेगा, वो हमें ऑर्थोगोनल मिलेंगे, है ना। तो साई 1 और साई 2 डेटो को मैंने क्या कर दिया, ऑर्थोगोनैलिटी के लिए मैंने इनको क्या कर दिया, ये बराबर 0 मुझे मिल जाएगा, है ना, ये बराबर 0 मुझे मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, देखो इसके अंदर साई 1 का जो मान था वो मुझे ये मिला था 1 बाय रूट साई 2 प्लस 1 बाय रूट 2 साई पी जेड मिल गया था, और दूसरा जो साई 2 का मान था वो मुझे नेगेटिव में मिल गया था, तो नेगेटिव वाला मान मैंने यहाँ पे रख दिया, है ना। अब क्या करूँगी, देखो ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई चला जाएगा तो मुझे ये मिल जाएगा, और पूरी इक्वेशन मिलेगी। देखो क्या मिलेगा खोलने पर, इसको मेरे को इसको खोलने पर मिल जाएगा, एक तो मिलेगा 1 बाय रूट 2 साई एस का स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन पे माइनस में मिल जाएगा 1 बाय रूट 2 नहीं 1 बाय 2 साई एस साई पी जेड मिल गया, ठीक है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ फिर इस टर्म को खोलूंगी तो प्लस 1 बाय 2 साई पी जेड साई एस मिल गया, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन पे फिर साथ में मिल जाएगा माइनस 1 बाय 2 पी जेड साई पी जेड, तो साई पी जेड का होल स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि साई एस और साई पी जेड एक दूसरे क्या रहते हैं, ऑर्थोगोनल रहते हैं, मतलब इनका मान हमें क्या मिलता है, 0 मिल जाता है, इनका मान आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये कैंसिल हो गया, बच कितना गया 1 बाय रूट 2 साइन स्क्वायर डीटो तो रहेगा, डीटो रह जाएगा, माइनस साई पी जेड स्क्वायर डीटो मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बता दिया इनका मान हमको मिलता है 1, इसका मान भी मुझे मिलता है 1, तो इनकी जगह 1 1 लिख दिया, तो ये आगे 1 बाय 2 कॉमन रह जाएगा, माइनस 1 बाय 2 भी कॉमन रह जाएगा, 1 बाय 2 में से 1 बाय 2 घट गया तो 0 मुझे मिल जाएगा। मतलब हेंस प्रूफ हो गया कि साई 1 और साई 2 क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, 0 होते हैं, है ना। उसके बाद देखो हम ये चीज़ भी जानते हैं कि अब हम क्या करेंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। देखो हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो sp ऑर्बिटल है, सामान्यतः sp ऑर्बिटल है, उसमें क्या होता है 50% s कैरेक्टर रहता है और 50% क्या रहता है हमारे पास, 50% क्या रहता है, p कैरेक्टर रहता है ना। अब इसको प्रूफ करेंगे। कैरेक्टर के लिए मैंने इसको बोला था कि हमें a स्क्वायर का मान कितना मिल गया था, 1 बाय 2 मिल गया था, है ना, और a का मान कितना मिल गया था, 1 बाय रूट 2 मिल गया था, और b का मान कितना मिल गया था मुझे, 1 बाय रूट 2 मिल गया था, है ना। तो मैं क्या करूँगी, p का जो कैरेक्टर है उसमें से s वाले कैरेक्टर को घटा दूंगी, तो p का कैरेक्टर कितना था, b स्क्वायर, है ना, और a का कैरेक्टर कितना था, a स्क्वायर। तो इसको जब मैंने सॉल्व करूँगी तो मुझे 1 बाय 1 मिल गया। 1 बाय 1 का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों इक्वल है, ये भी 50% है और ये भी 50% है ना। तो सॉल्व करने पे आपको चीज़ें मिल गई, ये 1:1 में आपको फॉर्म में मिल गया है ना।